स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इससे संबंधित वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा और आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में। ब्रिटेन में वर्ष 1688 की और फ्रांस में वर्ष 1789 की क्रांतियों ने विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। ब्रिटेन में जहां एक ओर वर्ष 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से निरंकुश शासन समाप्त हुआ, वहीं पर फ्रांस में सन 1789 की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया गया। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुक्त अथवा स्वतंत्र। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता अथवा कानूनों की अनुपस्थिति को स्वतंत्रता कहा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बारकर को देखें तो उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता की विचारधारा ने प्रजातंत्र को और समानता की विचारधारा ने समाजवाद को जन्म दिया। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं के उपभोग करने की शक्ति है जो कि करने अथवा उपभोग करने योग्य हैं। GDH कोल के अनुसार बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का अधिकार ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार हुए। पहला, बंधनों का अभाव, अर्थात किसी प्रकार का बंधन न हो, और दूसरा, युक्ति युक्त बंधन हो। इस प्रकार हम स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता को हम देखें तो जो व्यक्तिवादी विचारक हैं वो राज्य के कार्यों को कम से कम कर देने के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। सीले के अनुसार प्रतिबंधों की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और व्यक्तिवादी विचारकों का मानना है कि नियंत्रण का अभाव ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो इसमें कहा जाता है कि प्रतिबंधों के अभाव में स्वतंत्रता नहीं है, वरन उसमें अवसर की उपस्थिति भी शामिल है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन वस्तुओं को करने तथा उपभोग करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य में निहित होती है जो कि करने अथवा उपभोग करने योग्य हैं। राज्य का उचित प्रतिबंध लगना आवश्यक है, नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पूरी हो जाएगी। लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। इस प्रकार हम देखें तो वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? अनुचित नियंत्रणों का अभाव, सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों के लिए नैतिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति के लिए अवसर और सुविधाएं। अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में। इसमें सबसे पहले है नेचुरल लिबर्टी अथवा प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये वो स्वतंत्रता है जो राज्य की स्थापना से पूर्व प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त है। रूसो ने कहा है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चैन। रूसो के अनुसार अगर देखें तो राज्य व उसके कानूनों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। वैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कल्पना मात्र है, इतिहास द्वारा इसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व है, और वो महत्व यह है कि स्वतंत्रता व्यक्तियों की स्वाभाविक मांग है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं, अतः राज्य को व्यर्थ ही व्यक्तियों के कार्यों में न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही उनमें जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। दूसरी स्वतंत्रता होती है नागरिक स्वतंत्रता, जिसको हम सिविल लिबर्टी भी कह सकते हैं। ये वो स्वतंत्रता है जो राज्य या समाज द्वारा नागरिकों को दी जाती है, जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता आदि आदि। इन स्वतंत्रताओं व अधिकारों को संविधान में स्थान भी दिया गया है और इनकी रक्षा न्यायालय द्वारा भी की जाती है। तीसरी स्वतंत्रता है पॉलिटिकल लिबर्टी अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता। ये वो स्वतंत्रता है जिससे नागरिक राजनीतिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे मतदान करने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर योग्यतानुसार नियुक्त होने का अधिकार। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का ही दूसरा नाम है। प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है, मैं राज्य के मामलों में खुलकर भाग ले सकता हूं
मेरे उच्च पद पर पहुंचने के मार्ग में कोई बाधा नहीं है जो सबके लिए न हो। मैं अपनी राय को अकेले अथवा दूसरों के साथ शामिल होकर प्रकट कर सकता हूँ। प्रोफेसर लास्की के अनुसार सच्ची राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए दो बातें आवश्यक हैं। नंबर एक, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और सभी को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसरों की प्राप्ति हो। और नंबर दो, ईमानदार व स्वतंत्र समाचार पत्रों की उपस्थिति हो। चौथी स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता है। एक भूखे व नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, सार्वजनिक पद को प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं या अधिकारों का कोई महत्व नहीं। ये वो स्वतंत्रता है जिसमें नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे नागरिकों को काम करने का अधिकार हो, उनको आराम व अवकाश का अधिकार हो, वृद्धावस्था और असमर्थता में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार हो, कार्य करने के न्यायोचित निर्धारित घंटों का निर्धारण हो, लोगों को अपना दैनिक भोजन कमाने हेतु सुरक्षा व अवसर प्राप्त हो। नंबर 5, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि राज्य की प्रभुत्व शक्ति ब्रिटिश संसद के पास थी, भारतीयों के पास नहीं थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ विदेशी आधिपत्य से मुक्त रहने का अधिकार है। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता निरपेक्ष होती है, क्योंकि समस्त राज्य स्वतंत्र होते हैं, परंतु इन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध होने आवश्यक हैं, क्योंकि इसके अभाव में विश्व शांति पर खतरे की संभावना बनी रहती है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, इसके सेफगार्ड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था स्वतंत्रता को संरक्षित रखने में सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है। इसी के साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, आर्थिक समानता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो केंद्र, प्रांत व स्थानीय सरकार के रूप में विकेंद्रित हो, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण मतलब यह है कि जो सरकार के अंग हैं, चाहे वो कानून बनाने वाली संस्था हो, लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो उसको पालित करने वाली, क्रियान्वित करने वाली एग्जीक्यूटिव हो, या फिर उसको कानून की रक्षा करने वाली जुडिशरी हो, ये तीनों ही जो सरकार के अंग हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति का पृथक्करण अनिवार्य है। इसी के साथ साथ नागरिकों की जागरूकता, स्वतंत्र प्रेस का होना, सुसंगठित दलीय व्यवस्था होना, प्रभावशाली विपक्ष का होना और विशेष अधिकारियों का अभाव स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर स्वतंत्रता के मार्ग में हम बाधाओं को देखें तो सबसे बड़ी बाधा इसमें होती है नागरिकों की जागरूकता का अभाव, इलिटरेसी, अशिक्षा, गरीबी या संसाधनों का अभाव, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, संविधान व कानून के प्रति सम्मान का अभाव, अराजकता का वातावरण, कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण या राष्ट्र विरोधी तत्व या आतंकवाद आदि स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं होते हैं। अब अगर हम स्वतंत्रता और कानून के परस्पर संबंध को देखें तो इसमें भी विरोधी मत हैं। एक का मानना है कि स्वतंत्रता और कानून एक साथ नहीं चल सकते, वहीं दूसरे का मानना है कि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक है। लेकिन वास्तव में क्या है कि न तो प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का विरोधी होता है और न प्रत्येक कानून स्वतंत्रता की वृद्धि करता है। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो उग्र व्यक्तिवादी हैं उनका विचार था कि लेसेस फेयर सिद्धांत जो है वो सही है, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। वो शासन अच्छा है जो सबसे कम शासन करता है। स्पेंसर के अनुसार राज्य को बाह्य आक्रमणों से रक्षा, आंतरिक शांति और न्याय व्यवस्था के अलावा दूसरे कानून नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। जो अराजकतावादी विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। वास्तविक स्वतंत्रता वर्गहीन समाज में संभव है, जिसका संगठन प्रेम व सहयोग के आधार पर होगा। विलियम गाडविन कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। उनका मानना है कि कानून सबसे अधिक हानिकारक संस्था है। राज्य का कानून दमन और उत्पीड़न का एक नया यंत्र है। श्रमिक संघवादियों के विचार अगर हम देखें तो उनका कहना था कि राज्य के कानून पूंजीपतियों के हित के लिए बने होते हैं। समाजवादी राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता संभव है। कानून जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। दूसरे विचारक जो ये कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, उसमें समग्रतावादी अथवा फासिस्टवादी व नाजीवादी के जो विचार थे उनका मानना था कि राज्य सर्वोच्च है और व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करने का राज्य को पूरा अधिकार होना चाहिए। फासिस्टवादी व नाजीवादी विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं कानून की देन है।
उग्र आदर्शवादियों के विचार अगर हम देखें तो हीगल जैसे आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य कभी भी गलती नहीं कर सकता है, अतः राज्य के कानून स्वतंत्रता को सीमित कैसे कर देंगे। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पद यात्रा है और यह सामाजिक नैतिक चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति व प्रकटीकरण है। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं या कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, अगर इसके निष्कर्ष को हम देखें तो दोनों ही विचारधारा एकांगी व अपूर्ण है। न तो प्रत्येक कानून कानून स्वतंत्रता की सीमित करता है और न प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का रक्षक या उसमें वृद्धि करने वाला होता है। जो विद्वान कानून व स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं वे स्वतंत्रता का गलत अर्थ लेते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों की अनुपस्थिति न होकर अवसरों की उपस्थिति भी होती है, इसलिए कानून आवश्यक है। लाक के अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। दूसरी ओर यदि सभी कानून स्वतंत्रता की वृद्धि करते तो भारत को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता न पड़ती। अतः स्वतंत्रता और कानून सदैव एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे समानता के बारे में, इक्वलिटी के बारे में। समानता अगर इसको हम देखें तो समानता की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा जितनी पुरानी नहीं है। इस अवधारणा का जन्म संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। स्वतंत्रता के समान समानता भी प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। समानता के बिना व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो सकता है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सब व्यक्ति प्रत्येक प्रकार से बराबर हैं तथा उनका वेतन, खान पीन, रहन सहन एक जैसा हो, प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार हो। समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। समानता के अर्थों को अगर हम देखें तो इसमें भी नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं। नकारात्मक पक्ष वाले कहते हैं कि सभी विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए और सकारात्मक पक्ष वाले कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं। समानता का अर्थ अगर हम देखें तो विशेषाधिकारों का अभाव, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर कुछ लोगों या वर्गों को विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए और इसी आधार पर दूसरे लोगों को उनसे वंचित नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, सभी लोगों को व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर हो। राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करें। और नंबर 3, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, भूमि और धन का उचित वितरण हो। समानता के भिन्न रूप हैं, जिसमें नंबर 1 नागरिक समानता, सभी को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हों, कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर हों, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। नंबर 2 सामाजिक समानता, समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, जाति, धर्म, जन संपत्ति के आधार पर अंतर न किया जाए, व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्राप्त हों। नंबर 3 राजनीतिक समानता, सभी लोगों को समान राजनीतिक अवसर प्राप्त हों। यह धारणा गलत है कि कुछ लोग शासन करने के लिए और दूसरे लोग शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। समानता के विभिन्न रूपों में अगर हम देखें तो आर्थिक समानता, समाज में आर्थिक विषमता समाप्त हो, सभी की आजीविका प्राप्त करने के साधन प्रदान किए जाएं। इसमें सबको समान वेतन, रहन सहन की सुविधाएं दिया जाना संभव नहीं है। प्राकृतिक समानता को हम देखें तो जन्म से सभी व्यक्ति समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं की जानी चाहिए। वैसे व्यक्तियों में बुद्धि, प्रतिभा, बल आदि के आधार पर अंतर तो हो ही जाता है। कानून सबके साथ समान व्यवहार करे और बिना भेदभाव के सबको समान सुविधाएं प्रदान करे। स्वतंत्रता और समानता में अगर संबंधों को हम देखें तो जहाँ पर एक ओर स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना जाता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जो लोग ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, उनका मानना है कि समानता के कारण योग्य व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पूर्ण अवसर नहीं मिलता है और वे अपनी स्वतंत्रता को भोग नहीं कर पाते हैं। और जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं उनमें रूसो, लास्की, मैकाइवर आदि के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। जो लोग स्वतंत्रता समानता को विरोधी मानते हैं वो स्वतंत्रता और समानता का गलत अर्थ लगाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ न तो बंधनों के अभाव से है और न समानता का अर्थ सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किए जाने से है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। ये तीनों शब्द एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब हम लोग देखेंगे न्याय के बारे में। अब हम लोग देखेंगे न्याय के बारे में, जस्टिस। न्याय अंग्रेजी भाषा के जस्टिस से उत्पन्न हुआ है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ने का कार्य। न्याय उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति परस्पर जुड़े रहते हैं। समाज में सभी व्यक्ति, विद्यार्थी हों, चाहे अध्यापक हों, श्रमिक हों, किसान हों, सभी नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए
अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रकार समाज परस्पर जुड़ा रहता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना न्यायोचित स्थान है, उस स्थान को प्राप्त करना ही न्याय है। अगर हम न्याय की परिभाषा को देखें तो प्लेटो के अनुसार न्याय ये है कि प्रत्येक मनुष्य उन कार्यों को पूरा करे जिनकी सामाजिक प्रयोजनों के लिए अनुसार उनसे आशा की जाती है। न्याय का अर्थ यही है, ना इससे कम और ना इससे अधिक। प्लेटो के अनुसार जब समाज के विभिन्न वर्गों, उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग, सैनिक व शासक वर्ग के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, तब समाज में न्याय की स्थापना होती है। बैन और पीटर्स के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो, तब तक सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाए। C.E. मैरियम के अनुसार न्याय उन मान्यताओं और प्रतिक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वो सुविधाएं व अधिकार जुटाए जाते हैं जिन्हें समाज उचित समझता है। रेफेल के अनुसार न्याय का विचार समाज की सामान्य व्यवस्था से संबद्ध है। अब हम अगर देखें न्याय के सिद्धांत के बारे में, तो परंपरावादी सिद्धांत जो हैं उनका मानना है कि सत्य बोलना, ऋण चुकाना, मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। क्रांतिकारी सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो शक्तिशाली है उनके द्वारा निर्मित नियम व कानून न्याय संगत हैं। ग्लाकन सिद्धांत न्याय दुर्बलों की आवश्यकता है, दुर्बलों के लिए समझौते द्वारा न्याय स्थापित किया जाना चाहिए। डेविड ह्यूम तथा जर्मी बेंथम का सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख स्थापित करना ही न्याय है। मार्क्स और उनके सहयोगी एंजल्स का सिद्धांत अगर हम देखें तो पूंजीवादी समाज में उनका मानना था कि न्याय स्थापित नहीं हो सकता है। न्याय समाजवादी समाज में ही संभव है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार ग्रहण करेगा। अब अगर हम देखें कि किसी आदर्श न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित या कम से कम अधिक सिद्धांतों का समावेश होना आवश्यक है। पहला, प्रतिकारात्मक सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित सिद्धांत है, जैसे को तैसा, अर्थात खून के बदले खून। नंबर 2, निवारक अथवा दृष्टांत सिद्धांत, अपराधों को रोकना, दंड ऐसा दिया जाए जिससे दूसरों को सबक मिले। नंबर 3, सुधारात्मक सिद्धांत, अपराधियों को सुधारना। कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है। अपराध एक मानसिक रोग है और उसको मानसिक रोगी की तरह समझना चाहिए। अपराधी के साथ एक रोगी जैसा व्यवहार करना चाहिए। ब्रेट के अनुसार न्याय के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसमें पहला है सत्य, अर्थात सत्य न्याय का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उचित प्रशासन के लिए तथ्यों की सत्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, सामान्यता, प्रत्येक मामले में अलग अलग धारणाएं लागू नहीं की जानी चाहिए। मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्य आवश्यक हो। नंबर 3, समानता, कानून किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करे तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त हों। भेदभाव का आधार तर्कसंगत होना चाहिए। स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल सामाजिक हित में ही प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए, अन्यथा नहीं। क्षमता अनुसार कार्य लिया जाना, किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता के विरुद्ध या उससे अधिक कार्य करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एक बच्चे को किसी फैक्ट्री के काम में लगा देना अन्याय है। न्याय के विभिन्न पक्षों पर हम देखें, डायमेंशंस को देखें, तो पहला है कानूनी न्याय। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिकों को कानून का संरक्षण प्राप्त हो। राज्य में जो कानून बनाए जाएं वो न्याय संगत हों। राजनीतिक न्याय, नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए स्वतंत्र व न्यायपूर्ण अवसर मिले, जैसे व्यस्क मताधिकार प्राप्त होना, जाति, धर्म, वंश आदि के भेदभाव के बिना सार्वजनिक पद प्राप्त होना, राजनीतिक दलों व दबाव समूह का होना। नंबर 3, सामाजिक न्याय, समाज के सदस्यों के सामान्य कल्याण का विकास हो, समाज में किसी वर्ग विशेष को कोई विशेष सुविधा न मिले, धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी को सुविधाओं से वंचित न किया जाए। सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो, शोषण का निषेध हो, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो, कार्य करने की न्यायपूर्ण दशाएं हो, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता हो। नंबर 4, आर्थिक न्याय, सभी लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, राष्ट्रीय आय का लाभ अधिकांश लोगों को मिले, आर्थिक समानता स्थापित हो, नागरिकों को धन प्राप्त करने व जीवन में उसका प्रयोग करने के समान अवसर प्राप्त हो। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक न्याय वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में ही संभव है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय में संबंध क्या है। इनके जो पारस्परिक संबंध हैं, स्वतंत्रता और समानता दोनों ही न्याय की अवधारणा पर टिके हुए हैं। न्याय ही किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर प्रदान कराता है और ये स्वतंत्रता प्रदान कराता है कि व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सके, सभा सम्मेलन कर सके, संघ या समुदाय बना सके, कहीं भी वे रोड तक आ जा सके और कोई भी व्यवसाय कर सके। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होने चाहिए, सभी व्यक्तियों को कानून का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, दुर्बल वर्ग के लोगों को उनकी उन्नति
व समुचित विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये अन्याय न होकर न्यायपूर्ण कदम होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।